आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इट एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है, बट वो हमारे बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड होता है या उसको चेंज करने में हेल्प करता है कि हम किसी भी चीज के लिए सर्टेन ना हो जाए कि इसमें ऐसे ही बिहेव करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चीज, कैसा प्रिंसिपल कैसे लगेगा, वो एनवायरमेंट के हिसाब से वो हमें डेवलप करने में हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें मदद करते हैं। अब इसके कुछ आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसा है, उसको फीचर्स कह लो या नेचर कह लो। सबसे पहला, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मीन्स कि आपकी चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज की हो, कैसी भी हो आपकी, या हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है या हमारा सर्विस सेक्टर है, ये हमारा हर जगह काम आता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज कैसा है आपका, तो उसको हमें थोड़ा सा वेरी करता है वो। मतलब हर प्रिंसिपल आपका हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है। दूसरा वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ जनरल गाइडलाइन। जैसे मैंने समझाया आपको, ये जनरल गाइडलाइंस है कि हमें कैसे काम करना है, किस सिचुएशन में हमें कैसे परफॉर्म करना है हमें। थर्ड वो आपको कहते हैं कि ये क्या चीज है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कैसे बने हैं आपके, बार बार हमने अलग अलग सिचुएशंस में उनको अप्लाई किया कि क्या ये हमारा जो प्रिंसिपल है लग पा रहा है। प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं हमने उठा और बना दिया, उनको हमने अलग अलग ह्यूमन बींग्स पे, अलग अलग कंपनीज में टेस्टिंग की है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन किया ह्यूमन बींग्स, उसके बाद आपके जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे उनको डेवलप किया गया। नेक्स्ट वो कहता है कैसे हैं, फ्लेक्सिबल है। मीन्स वही कि भी आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि एज इट इज ऐसा वैसा लगा दिया आपका, उसको हमें चेंज करने का मतलब रिजिड नहीं है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब ये होता है आपका कि भी किसी के साथ जुड़ा हुआ, मतलब बेसिकली जो आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं कि अगर ये सिचुएशन आएगी या इन्वायरमेंट में ये काम होता है तो हम ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जहां हमारा मन किया हमने उसको अप्लाई कर दिया आपका। फिर वो कहते हैं आपका वही फिर से आ गया कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, इट इज मेनली बिहेवियरल। मतलब इनका मेन काम है कि हमारी सोच है उसको ठीक करना। ये नहीं है जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज हमें प्रमोशन करनी है किसी बंदे की, तो हम वहां पे हम सिर्फ ये नहीं कि वो बंदा सीनियर है तो उसको प्रमोट कर दो, नहीं, हम वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मेरिट भी चेक करेंगे क्या वो उसके लायक है या नहीं है। तो वो जो बिहेवियरल नेचर कौन देता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें वो समझ प्रोवाइड करता है कि हाँ हम कैसे चुने कि सही चीज क्या है हमारी। एंड आपका लास्ट जो इसका फीचर आता है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट उन चीजों पे बेस्ड होता है आपका कि अगर हमने ये टास्क को पूरा करना है तो उसका इफेक्ट ये होगा, या अगर मैं इस चीज को आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका परिणाम ये होगा। जैसे हम कहते हैं कि भी किसी भी चीज का कि अगर हम पढ़ेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, उसका रीजन क्या, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है, हमने पढ़ा नहीं, इफेक्ट क्या हुआ, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसी हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो आपका है वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स पे नहीं काम करता। ये चीज होगी तो उसका परिणाम ये होगा। अगर मुझे कंपनी की अच्छी वर्किंग चाहिए या मुझे कंपनी का एक लेआउट चाहिए, सपोज जैसे अगर मुझे कंपनी का लेआउट चेक करना है, लेआउट बनाना है, फैक्ट्री हमारी कैसी होगी, कहाँ मेरे बंदे या कहाँ मेरे रिसोर्सेज होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पे ही आपका डिसाइड किया जाता है कि हाँ यहाँ मेरा मटेरियल स्टॉक का डिपार्टमेंट होगा, यहाँ मेरे बंदे बैठेंगे। अगर वो यहाँ नहीं होते तो उसका परिणाम क्या होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कह सकते हैं किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में हम नहीं डिसाइड करते कौन सी चीज कहाँ होगी, तो उसका परिणाम क्या है, हम बाद में पजल हो जाएंगे, तो उसका इफेक्ट ये होगा। तो ये आपके क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपके। इसके बाद हमारा आगे आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या खासियत है या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब हमें इसका क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले इसका फायदा यह आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मींस कि जो हम जो चीजें सोचते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से उनको हम एक्चुअल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको प्रिंसिपल को थोड़ा सा चेंज करके आपका कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनका मेन काम क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मींस रिसोर्सेज में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, हमारे पास जो हमारे पास स्टॉक हमारा है प्लस हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना कि मुझे कौन से बंदे को कहाँ प्लेस करना चाहिए, मैं उससे क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, एंड उनको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब मैं सही बंदे को सही जगह पे प्लेस करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो वो इनपुट देगा मुझे आउटपुट क्या होगा, अच्छा रिसीव होगा। तीसरी चीज वो कहते हैं कि प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है उनका फायदा ये है कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक का मतलब ये आ गया कि मतलब हम
ट्रायल मेथड नहीं यूज करते, वहां पे हम फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज अप्लाई होगी सिचुएशन में या नहीं होगी आपकी। चौथा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मींस, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डायनेमिक, कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, मींस कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ताकि हम कैसी भी सिचुएशन में, कोई क्राइसिस हो, डिप्रेशन हो, रिसेशन हो, मार्केट में कुछ भी हो, हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अपने उसके प्रोज एंड कॉन्स देखना। तो वो हमें हमारी एनवायरमेंट को, हमारे बिजनेस को डायनेमिक बनाता है कि हम हर सिचुएशन को सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट वो कहता है कि प्रिंसिपल्स की क्या फायदा है, इट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि आज के टाइम में जो आपके प्रिंसिपल और मैनेजमेंट है वो इतने इवॉल्व हो गए हैं कि उनमें वो सिर्फ हमें मतलब डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करते, या हम सब इतना देखते हैं कि हम कस्टमर की नीड देखते हैं, ठीक है, ये चेंज आया। दूसरा, आप नीड के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, इक्विटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे सिर्फ अपने वर्कर्स का अच्छा बिहेव करना है, इक्विटी का मतलब होता है कि मुझे अपने कस्टमर साथ भी अच्छा बिहेव करना है, मुझे सोसाइटी साथ भी अच्छा बिहेव करना है, मीन्स कि मुझे सोसाइटी को वो चीजें प्रोवाइड करनी है जिनसे उनका वेलफेयर, उनके नुकसान ना हो। एंड लास्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मीन्स कि मैनेजमेंट को ट्रेन करने में, एडुकेट करने में एंड रिसर्च करने में आपको जो प्रिंसिपल्स हैं हेल्प करते हैं। कैसे, हमें पता है हम बीबीएस में या एमबीएस में आपका किताबें पढ़ते हैं बिजनेस के ऊपर, तो वो हमें क्या कर रही है, ट्रेन कर रही है, एडुकेट कर रही है कि हमें कैसे परफॉर्म करना है किन सिचुएशंस में। तो वो किन की मदद से है, प्रिंसिपल्स की मदद से ही है आपका, कि प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, हमें नई नई चीजों के बारे में रिसर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं आपका हमारा मेन टॉपिक, दैट इज हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिनको डेवलप किया गया है हेनरी फ्योल ने। इनका जो लाइफ टाइम था वो 1841 में वो पैदा हुए थे और 1925 में उनकी डेथ हुई थी। छोटा सा इनमें आपको जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने जो एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं, वो ग्रेजुएट कब हुए आपके 1880 में, एंड उसके बाद वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1888 से लेके 1918 तक, वो आपके डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रहे कंपनी में। उसके बाद उनकी एक फ्रेंच में आपकी बुक पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने अपने ये 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था, वो हुई थी आपकी 1917 में। एंड उसके बाद उनके मरने के बाद वो बुक आपकी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंग्लिश में पब्लिश हुई कब, 1949 में। एंड उन्हीं की कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, की जो हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं वो इन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो हमारे जो मैनेजमेंट को काम करने का हमें जो सिखाया है वो हमारे फादर कौन है मैनेजमेंट में, आपके हेनरी फ्योल। अब जो हमारे उनके 14 प्रिंसिपल में से, उनमें से आपके जो मेन पहले आगे आपके ये सबसे पहला वो कहते हैं, उनका पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में वो क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई टास्क है, सपोज मुझे ये मार्कर बनाने की मेरी फैक्ट्री है, तो वो कहते हैं कि किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो। क्यों, अगर मैं इसको छोटे छोटे से मैं डिवाइड करूंगा, मान लो कोई इसकी बॉडी बना रहा है, कोई अंदर का इसका रिफिल बना रहा है, कोई कैप बना रहा है, एंड एक बंदा इसको ज्वाइन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हर एक बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, काम आपका फास्ट होगा एंड आपका काम जल्दी होगा आपका। तो काम को छोटे हिस्से में बांटने से काम आपका, हर एक बंदा स्पेशलाइजेशन होता है अपने अपने काम में एंड काम जल्दी होता है। दूसरा वो प्रिंसिपल कहते हैं आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, मतलब किसी को पावर देना डिसीजन मेकिंग की, कि आप डिसीजन ले सकते हो, कि आपके पास इतनी पावर है कि यू कैन मेक योर डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, कि जो आपको काम दिया गया वो पूरा करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी देते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें उतनी ही बैलेंस में देनी चाहिए। मीन्स कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। मीन्स अगर आपकी पावर ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो वो काम ढंग से करेगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई, पावर नहीं हुई, तो वो काम ढंग से कर नहीं पाएगा। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इनका डिसिप्लिन का मतलब है कि हर एक बंदा, जो हमारे हर एक एम्प्लॉय है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का फॉलो करे, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। फोर्थ वो कहते हैं आपका अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है, वो कहते हैं कि भाई एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसको वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला भी कुछ कह रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला भी कुछ कह रहा है, या सेल डिपार्टमेंट वाला भी कुछ कह रहा है, वो एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा आपका। क्यों, क्योंकि इसका नुकसान हमें क्या होता है, ज्यादा बॉस ऊपर लगाने से वो क्या, कल को वो आपको एक्सक्यूजेस दे सकता है कि मैं तो सर उनका काम कर रहा था, वो लगेगा मैं उनका काम कर रहा था। इसलिए वो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ऑर्डर टू बी रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली, एक बंदे के ऊपर एक बॉस। नेक्स्ट फिफ्थ वो आपका आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स वन हेड वन प्लान।
कि जितने भी ग्रुप्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबका एक ही गोल होना चाहिए। सपोज जैसे हमारा गोल है कि इस साल हमें प्रॉफिट को 20 से 30% पे लेके जाना है, तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल होंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हम उसको किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं वन हेड वन प्लान। तो नेक्स्ट वो कहते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो सपोज एक मैनेजर है कंपनी में, ठीक है, वहां पे उनको स्टॉक लेना बाकी सप्लायर से। अब जो ए है वो अपना फायदा देख रहा है कि मेरे कोई रिश्तेदार है, मैं वहां से स्टॉक उठा लेता हूँ, महंगा उठा लूंगा। जबकि जो रेगुलर सप्लायर है वो उनको जल्दी माल प्रोवाइड कर रहा है एंड सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कहते हैं कि किसी भी बंदे को अपना फायदा नहीं देखना, उनको किसका देखना है, आपका कंपनी का फायदा देखना है। अगर वो अपना फायदा देख रहा है तो उसको अपने फायदे को भूल के किसके लिए काम करना चाहिए, कंपनी के फायदे के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। अगर तो उसका फायदा और कंपनी का फायदा सेम है, मीन्स कि अगर वो अपने रिलेटिव से इसे सामान ले रहा है, सस्ते में प्रोवाइड करवा रहा है हमको, जिसमें कंपनी को फायदा हो रहा है, तो वो उनको कर सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट अलग है कंपनी के इंटरेस्ट से या कंपनी के गोल से, तो देन ही हैव टू सबॉर्डिनेट हिज ओन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, को कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही काम करना पड़ेगा। सेवंथ वो कहते हैं आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट का मीन्स क्या है कि उनको जो पेमेंट मिलनी चाहिए वो उनकी फेयर मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू उनकी जो वेजेस बनती है, जो मार्केट में वेजेस चल रही है, उनके हिसाब से उनको पे करना चाहिए, ताकि वो अपना कम से कम जो रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड है वो अचीव कर सकें आपका। ऐसा ना हो हम उनको कि धोखे में रखें या उनको हम सैलरी कम दे, जितना उसका हक बनता है उसको उसका उतना पार्ट मिलना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट अब हमारे आगे आते हैं आपके बाकी 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में वो ये कहता है कि भी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का कंसेंट्रेशन होना कुछ टॉप लेवल के हाथ में, सिर्फ कुछ मेजर लोगों के हाथ में। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर्स को लेवल के हिसाब से डिवाइड करना, उसको जहां भी इतनी पावर की जरूरत है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंट्रलाइजेशन हमारा वहां काम करता है जहां हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कम है, तो वहां पे टॉप लेवल डिसीजन ले सकता है। बट कोई बड़ी फर्म्स है लाइक टाटा बिरला या अडानी ग्रुप, कोई भी है, वहां पे हमारा क्या काम करता है, डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है। अब हर एक बंदे में जो अडानी ग्रुप के जो आपके मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हर जगह थोड़ी जाएंगे आपका डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए वहां पे जो डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करता है कि उनको सबको वहां पे जो बड़े बड़े उन्होंने सीईओ बना रखे हैं वो मैनेजर्स क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। इसका मोस्टली क्वेश्चन आपका आता ही आता है केस स्टडी की फॉर्म में। स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है आपका कि अगर सपोज करो डी को ई से कोई बात करनी है, तो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, डी बी को बताएगा, बी से ए पे जाएगी, ए से सी से ई। इसका फायदा क्या है कि कोई भी आपके डिसीजन होंगे वो सारे ले सकते हैं, सभी मतलब सबको पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, सबको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। बट वो कहते हैं अगर कोई इमरजेंसी है, कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर डी को ई से बात करनी है, तो वहां पे एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। मींस कि जो बंदे अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब दो, एक डी डिपार्टमेंट का हेड है, ई मार्केटिंग का हेड है, तो इन सिचुएशन वो सीधा डायरेक्टली आपस में बात कर सकते हैं आपका। तो ये इसका सोल्यूशन है किसका, आपका स्केलर चेन का, गैंग प्लैंक आपका, कि जो अगर सेम लेवल्स पे बंदे बैठे हैं वो आपस में सीधी तरह बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कमांड देना, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बंदे होंगे या सामान होगा, तो उनका प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए कि कहाँ मेरे बंदे बैठते हैं और कहाँ मेरा सामान होता है। अब ये तो है नहीं ऐसा मैं किसी को ढूंढना हो कि भी मुझे रमेश को ढूंढना है तो मैं ढूंढता बनूंगा ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ बैठा है वो। तो किसी की हर जगह की प्लेस प्रॉपर डिसाइड होनी चाहिए, कौन सा बंदा कहाँ बैठता है, हमारा सामान कहाँ पे लोकेटेड होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हर एक जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे हमारे टॉप मिडिल लोअर लेवल कोई में भी कोई बंदे आते हैं, उनके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, मतलब फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट विद ऑल, सबको एक जैसा समझना। कोई ये नहीं कि हमारा ये तो पेन है मुझे इससे बात नहीं करनी है, गार्ड है इससे बात नहीं करनी, सबके साथ बराबर बिहेव होना चाहिए आपका, क्योंकि हर एक बंदा आपका इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट मेन आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि भी हमें अगर कंपनी को चलाना है या कंपनी को लॉन्ग रन रखना है या मुझे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो हमें बार बार नए एम्प्लॉय रखने की जगह जो हमारे पास बंदे हमारे पास हैं उन्हीं को ही स्टेबल करो,
कि वो जल्दी कंपनी छोड़ के ना जाए या हम ना निकाल दें उनको आपका। क्यों? क्योंकि बार-बार से रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, ट्रेनिंग करोगे, डेवलपमेंट करोगे बंदे की, खर्चा ज़्यादा होगा, कंपनी को नुकसान होगा। तो सबसे कंपनी का फायदा क्या होता है कि हमारे जो करंट जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक काम करें, उनका जो टेन्योर हो, टाइम पीरियड हो काम करने का, लंबा होना चाहिए हमारा। सेकेंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अपने नाम से पता लगता है, इनिशिएट करना, कोई एक्शन ले, स्टार्ट करना। वो कहते हैं हमें अपने एम्प्लॉयज को या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हो, हमें उनको चांस देना चाहिए कि वो भी कुछ आगे बढ़ा कर सकें। अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट को चांस ही दूंगा तो वो कल को कैसे प्रमोट होगा, वो कैसे डेवलप होगा, कैसे ग्रो करेगा आपका। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपको हेल्प करता है कि भी हम जैसे एक प्रोग्राम चला सकते हैं कि यार ये हमें एक डील करनी है या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आप चार बंदे चुन लिए कि चार बंदों को कहा कि आप सब अपनी अपनी राय दो। उससे क्या होगा, वो अपना दिमाग लगाएंगे, इनिशिएट करेंगे, हम इसके लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो जो बेस्ट होगा उनको हम चुन सकते हैं कि आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो या जॉब को पूरा करो आपका। इससे क्या होगा, हमारे पास फ्यूचर टैलेंट डेवलप होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है कि हमें टीम वर्क की जरूरत है, हमें ग्रुप की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अकेला होकर काम नहीं करना। काम आई से नहीं होता, काम वी से होता है। मतलब मैं से काम नहीं होगा, हम से काम होगा आपका। सपोज हमारे 5 बंदों की एक टीम है, उनको हमने कहा कि आपको एक दिन में ये 100 मार्कर्स बनाने हैं, ठीक है। अब उसमें से एक बंदा बाई चांस बीमार हो गया, ठीक है, बचे 4, सबने डिवाइड किया था हम 20-20 मार्कर ईच बनाएंगे। अब एक बीमार हो गया तो उसने 10 मार्कर ही बनाए, वो छुट्टी पे चला गया। अगर मैं देखूंगा कि अपना अपना काम मैं तो पूरा कर दिया, बाकी दिन नहीं पूरा कर दिया, एक बंदा रह गया जिसने काम नहीं किया, उसके 10 रह गए। अगर हम टीम एफर्ट को, अगर मैं या टीम वर्क को या अपने ग्रुप को मैं नहीं इंपॉर्टेंस दूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। टोटल मेरा टारगेट कितना चाहिए हुआ, 90, मेरा ग्रुप फेल हो जाएगा। बट अगर मैं मिलके काम करता हूँ कि नहीं, मुझे टीम एफर्ट पूरा करना है, मुझे अपनी टीम के लिए काम करना है, तो जो उसका 10 मार्कर्स रह गए हैं वो आपस में डिसाइड, वो जो बाकी बचे 4 हैं वो क्या करेंगे, बांट लेंगे कि अपना काम करने के बाद यार हमें अपनी टीम को आगे लेके जाना है, हमें टीम वर्क में काम करना है। हमें ये देखना उसने काम किया या नहीं किया, उसकी क्या मजबूरी थी, या वो बीमार हो गया या क्या हो गया। तो एस्पिरिट द कॉर्प्स होना मतलब आपस में एकता होना टीम में बहुत जरूरी है, ताकि उनका मेन टास्क हो टीम को आगे लेके जा सके। टीम आगे जाएगी तो हमारे गोल्स पूरे होंगे, हमारे गोल्स पूरे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा, अचीव होगा आपका।